टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में जहां पर हमने छोड़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक बेसिक डेफिनेशन के बाद से. सो इफ आई से व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ईदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट सेक्स. ओके, मीन्स अगर हिंदी में इसी को कहूं तो ये एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या हो रहा है, दो विपरीत जो युग्मनज हैं वो बन रहे हैं. या तो वो किसी एक ही शरीर में बन रहे होंगे या वो कोई दो अलग अलग शरीरों में बन रहे होंगे. ये हो गया रिप्रोडक्शन. अब ये रिप्रोडक्शन क्यों होता है? सो दैट कि जो वो गैमीट है यानी कि जो युग्मनज हैं वो फ्यूज हो, यानी कि वो मिले आपस में, एंड उसके बाद में एक जाइगोट यानी कि एक जो है एक भ्रूण का वो अल्टीमेटली विकास कर सके, जो जिससे कि एक नया जीवन शुरू होना है. ठीक है. सो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत सी चीजों में डिफर करता है. हम पहले वाले लेक्चर में भी बात कर चुके थे. अब इसमें एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा था, बहुत इजीली हो जा रहा था, बहुत फास्ट, उसकी स्पीड फास्ट थी. उसके अपोजिट में जहां पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, फर्स्ट थिंग इज कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. अभी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इसलिए है क्योंकि इसमें दो अलग अलग गैमीट बनने हैं. एक मेल गैमीट बनना है, एक फीमेल गैमीट बनना है. उसके बाद भी फिर इनका जो है फर्टिलाइजेशन होना है. फर्टिलाइजेशन के बाद फिर अल्टीमेटली क्या होना है, एक जाइगोट डेवलप होना है. तो ये सेकंड चीज के कारण क्या हो जा रही है कि ये एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत लंबी प्रोसेस है जिसमें कि एक टाइम लगता है. ठीक. लेकिन अब अगर हम ये देखें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और के कंपैरिजन में अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो फिर इसमें फायदा क्या है, इसमें ऐसी चीज क्या है जो इसकी स्पेशलिटी है. तो इसकी पहली स्पेशलिटी जो हमने अपने पहले लेक्चर में भी बताई थी, इवोल्यूशन. जितने भी इवोल्यूशन आए हैं उनके पीछे जो बेसिक रीजन रहा है वो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही. ठीक है. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली किसी भी चीज में आपको कोई इवोल्यूशन नजर नहीं आएगा. बहुत रेयर जो होते हैं वही नजर आएंगे जो कि म्यूटेशन के थ्रू आए हुए होते हैं. बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें कंटिन्यूअस हल्का हल्का इवोल्यूशन होते जा रहा है लगातार. तो ये जो इवोल्यूशन है वो बहुत बड़ी चीज है. सेकेंड चीज होती है कि जो भी प्रोजेनी हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनी होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेरिजन में इस इन्वायरमेंट के जो जितने भी स्ट्रेसेस होते हैं, इस इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस जो हम कहते हैं, उन सारे स्ट्रेसेस को झेलने के लिए ज्यादा कैपेबल होती हैं एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनी हुई प्रोजेनी. ठीक. सो अब जब हम बात करते हैं कि इनमें क्या सिमिलैरिटी होती है, क्या इनमें डिफरेंस होता है, तो सबसे पहली बात जहां पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, फिर हम चाहे वो प्लांट की बात करें, फिर हम चाहे वो एनिमल में आ जाएं, हम मैमल्स में, ह्यूमंस में भी आ जाएं, सब में आप देखिए, अगर हम उनके स्ट्रक्चर पे बात करें, हम उनके मॉर्फोलॉजी देखें कि हम उनको जो हमें वो दिख रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं, तो ये सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है. पेड़ों से हमारी कोई सिमिलरिटी नहीं है दिखने में. बट जब हम बात करते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसमें उनकी मॉर्फोलॉजी की कंपेरेटिव आपको बिल्कुल अपोजिट चीज दिखेगी कि उनमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटी रहती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. क्यों? क्या सिमिलरिटी है? गैमीट वहां भी मेल और फीमेल बन रहे हैं, ह्यूमन में भी मेल और फीमेल बन रहे हैं. फ्यूज वहां भी होने हैं, यहाँ भी होने हैं. डिफरेंस केवल एक जगह पे रह जाता है कि मोड क्या रहता है, मीडियम क्या रहता है, जो इनका फर्टिलाइजेशन के लिए जो मीडियम होता है वो क्या रहता है. ठीक है. इसके अलावा बाकी आपको इनमें सारी सिमिलरिटी नजर आएंगी. सो इसके बाद एक टर्म आता है, बिफोर आई स्टार्ट इसके जो हम टाइप वगैरह पे जाएं, इससे पहले हम एक टर्म आता है, इसे कहते हैं जुवेनाइल फेज. आपने जुवेनाइल फेज वर्ड जो है बहुत बार सुन रखा होगा, और नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर के केस में आपको जुवेनाइल वर्ड तो पक्का सुनाई देता है. तो जो जुवेनाइल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जुवेनाइल वर्ड का मीनिंग है कि ये वो पीरियड, ये वो फेज है जहां तक कि जो भी वो इंडिविजुअल है वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं है. अभी वो केवल ग्रोथ कर रहा है. लाइक अगर मैं प्लांट पे बात करूं, आप एक प्लांट आपको सीड बोते हैं, सीड बोने के बाद वो बड़ा होता है, लेकिन बीच में एक फेज होती है जब जिसके बाद उसमें पॉलन्स लगने स्टार्ट होते हैं, जब उसमें ओवरी डेवलप होने स्टार्ट होती है. उससे पहले की उसके उगने से लेके उसके जहां से वो जमीन से बाहर निकल गया उस समय से लेके उसके वो जो पॉलन्स और फ्लावरिंग की एज है उससे पहले तक की जो एज है वो आपकी जुवेनाइल फेज कहलाएगी. अब सेम चीज को जब हम ह्यूमन में जाए तो ह्यूमन में वो क्या होती है? ह्यूमन में होती है कि जब एक बेबी कोई भी बर्थ लेता है उस समय से लेके
13-14 तक की एज तक उसका जो डेवलपमेंट होता है वो केवल उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा होता है। आप देखेंगे वो हाइट बढ़ रही होती है, हेल्थ बढ़ रही होती है, लेकिन 13-14 की एज के बाद ही क्या होता है, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होना स्टार्ट होना मीनिंग कि उसके बाद ही क्या होंगे कि वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होंगे। तो रिप्रोडक्शन के कैपेबल होने से पहले तक की, जन्म लेने से लेके, बर्थ लेने से लेके रिप्रोडक्शन के कैपेबल होने से पहले तक की जो एज है, इसी एज को कहा जाता है जुवेनाइल फेज। ठीक है। अब जिस चीज को हम ह्यूमंस में या इवन जितने भी एनिमल्स हैं उन सब में हम जिसे जुवेनाइल फेज कह रहे हैं, इसी को जब हम प्लांट की बात करते हैं तो इसी सेम चीज को कहा जाता है वेजिटेटिव फेज। ठीक है, जिसे हमने कहा जुवेनाइल फेज, उसी को वहां पर क्या कह देंगे, वेजिटेटिव फेज। जुवेनाइल फेज को हिंदी में कहा जाता है किशोर प्रावस्था। किशोर प्रावस्था बोला जाता है, मीन्स जब तक कि वो उनके जो भी जनन अंग हैं, जनन के वो लायक नहीं हुए, उससे पहले तक की जो एज है वो उनकी कहलाएगी जुवेनाइल फेज यानी कि किशोर प्रावस्था। और पौधों में, प्लांट्स में इसे कहा जाता है क्या, वेजिटेटिव फेज यानी कि कायिक प्रावस्था। ठीक है। अब जब जुवेनाइल फेज एंड होती है उसके बाद क्या होता है, अब हम बात करते हैं, जैसे कि हम आ जाते हैं एनिमल्स वगैरह में, हम डायरेक्ट देख रहे क्योंकि एनिमल्स और ह्यूमंस ही हैं जिनमें कि आपको क्लियर कट डिफरेंस पता लग सकता है, क्योंकि प्लांट में आप केवल देख के नहीं बता सकते, बट जो ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं इनमें कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनके बेस पे पता चलता है कि हाँ इसके बाद जाके ये रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो गए हैं। सो वो क्या चीज होती है, वो होता है एक फिक्स साइकिल इनमें कुछ स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम ह्यूमंस में भी कहें तो फीमेल में एक फिक्स साइकिल स्टार्ट हो जाती है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जब से स्टार्ट हो गई होती है उसके बाद से इसका मीनिंग होता है कि वो जो भी वो लेडी है वो अब रिप्रोडक्शन के कैपेबल है, उसकी बॉडी अब पूरी की पूरी डेवलप हो चुकी है, राइट। तो इसी को जो रिप्रोडक्शन की जो साइकिल होती है, जैसे ह्यूमंस में हम कह रहे हैं ये एक कंटिन्यूस साइकिल है कि 28 डेज की एक साइकिल है। 28 डेज जैसे ही कंप्लीट हो रहे हैं वो साइकिल कंप्लीट, देन अगेन वो साइकिल स्टार्ट हो रही है। तो इनमें तो ये क्या हो रही है, ये कंटिन्यूस है। ठीक है। बट कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें आपको इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा, एनिमल्स जो होते हैं उनमें आपको इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा। कैसे, जैसे मैं अगर आपको बात करूं एक प्लांट की, इसे कहते हैं बैम्बू प्लांट। बैम्बू प्लांट यानी कि बांस का पेड़। बांस का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा रोड साइड पे, कई बार लोग अपने खेतों के साइड पे लगाते हैं इनको, या रोड साइड पे भी लगाते हैं क्योंकि इनका इंडस्ट्रियल यूज बहुत है। सो जो ये बांस का पेड़ होता है यानी कि बैम्बू प्लांट जो होता है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि जो इसकी टोटल लाइफ स्पैन होता है 50 to 100 ईयर्स का इसका टोटल लाइफ स्पैन होता है। उस 50 to 100 ईयर्स में ये केवल एक बार इसमें फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग होना मतलब कि उसमें मेल और फीमेल जो भी हमारे गैमीट होते हैं उनका डेवलप होना। सो केवल 50 से लेके 100 ईयर्स के बीच में एक बार इसमें वो फ्लावरिंग होगी और बहुत लार्ज नंबर में इसमें फ्रूट्स लगेंगे जिनमें कि सीड डेवलप होंगे। और जैसे ही वो सीड डेवलप होंगे उसके बाद जो ये मेन प्लांट था, जो मदर प्लांट था, ये खत्म हो जाएगा। तो वहीं पर इसकी एज खत्म हो जाएगी जहां से वो सीड दे दे, लेकिन 50 से 100 ईयर्स के बीच में केवल एक बार इसमें वो फ्लावरिंग का सेशन आता है, राइट। उसके बाद अब क्या है, जैसे हम मैंने ह्यूमंस में कहा कि ये एक फिक्स साइकिल है, पर मंथ की एक साइकिल है। बट अगर मैं कुछ इससे आगे ह्यूमन से अलग हम कुछ बर्ड्स की बात करें या हम कुछ और एनिमल्स की बात करें तो उनमें कुछ अलग अलग इसकी वेराइटीज पाई जाती हैं। लाइक वैरायटी क्यों पाई जाती है इस पे बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, ह्यूमन के लिए हमने कहा वो क्या है, वो डोमेस्टिक है, मीन्स उसका एक प्रॉपर उसके पास रहने की जगह है, उसका सेफ्टी वगैरह सब कुछ है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस को झेल सकने की हर चीज की उसके पास क्या है, कैपेबिलिटी है। बट इनकेस अगर मैं बात करूं जितने भी हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं या फिर जितने भी बर्ड्स वगैरह होती हैं, ये क्या है, ये आप खुले में रह रहे हैं कहीं पर भी, तो इनको इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस हमारे कंपैरेटिव ज्यादा झेलने पड़ते हैं। तो इनमें क्या होता है, ये किसी स्पेसिफिक सीजन में ही ये ब्रीड करते हैं। ये किसी स्पेसिफिक सीजन में ही इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो उनमें जो होते हैं मेल या फीमेल गैमीट बन रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनको पता है कि और सीजन में इन्हीं के लिए लाइफ को सर्वाइव करने के लिए पूरी परफेक्ट कंडीशन नहीं है। सो केवल ये क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक सीजन में ही इनकी ब्रीडिंग होती है। तो इस कारण जो भी ऐसे वाले एनिमल या
होते हैं, बर्ड्स वगैरह होते हैं, इन सबको कहा जाता है सीजनल ब्रीडर्स। ठीक है, सीजनल ब्रीडर्स मतलब कि वो एक स्पेसिफिक सीजन में, एक किसी स्पेसिफिक मौसम में ही ये क्या कर रहे होते हैं, ब्रीड कर रहे होते हैं, राइट। तो ये होगा सीजनल ब्रीडर्स। अब उसके बाद जो हमारी चिड़ियाएं होती हैं, बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स में अगर आप देखें, एक एग्जांपल है इसका, आपने मुर्गी, अगर आप में से जितने भी लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे उन्होंने एग घर रखा होगा और आपको ये पता है कि एग किसका है, हेन से आ रहा है, मुर्गी से आ रहा है, ठीक। तो आपको जब लगातार एग की सप्लाई हो रही है, इट मीन्स कि मुर्गी लगातार अंडे दे रही है। तो क्या इसका मीनिंग ये हुआ कि मुर्गी जो है वो पूरे थ्रू आउट द ईयर वो लगातार एग जो है वो ले करते जाती है? नहीं, रियलिटी में मुर्गी भी यानी कि जो हैन है ये भी और बर्ड्स की तरह ही सीजनल ब्रीडर होती है। मतलब ये एक्चुअल में जब इसकी वाइड वेराइटीज में देखा जाए तो ये केवल किसी स्पेसिफिक सीजन में ही ये एग ले करती है। बट होता क्या है कि जो एग आपके पास में आ रहे हैं, जिनको आप खा रहे हैं, इनके लिए होता है, ये पोल्ट्री फार्म्स जो होते हैं, ये वहां पर इन मुर्गियों को पाला जाता है और उनको आर्टिफिशियल हार्मोन्स देके उनको ऐसा कर दिया जाता है कि वो हर दिन, हर उसके हिसाब से वो क्या कर रही होती है, एग ले कर रही होती हैं। और ये जो एग होता है ये नॉन फर्टिलाइज होता है, ये फर्टिलाइज एग नहीं होता, नॉन फर्टिलाइज एग होता है। मीन्स कि एक मुर्गी ने जस्ट वो एग ले कर दिया। अगर वो फर्टिलाइज हुआ होता तो उससे क्या होता है, एक नया चिक जो होता है वो डेवलप होता है। बट क्योंकि वो फर्टिलाइज नहीं है इसलिए वो एग जो है उसमें फर्टिलाइजेशन कभी हो भी नहीं सकता, उसमें कोई नया डेवलपमेंट, कोई नई बर्थ उससे हो भी नहीं सकती। ठीक है, इसीलिए जो एग आप लोग नॉर्मली खाते हैं इसको सिंगल सेल कहा जाता है, क्योंकि ये एक ही सेल है, ये फ्यूज नहीं हुई है इसलिए उसमें नहीं पहुंचे, डिप्लॉइड सेल नहीं है, ये हैप्लॉइड सेल होती है, इसीलिए इसे सिंगल सेल भी कहा जाता है, राइट। सो अब हम इसके बाद इनके टाइप्स में आते हैं कि जब हम इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जो मेन इवेंट हैं। तो इसके मेन इवेंट में इनके 3 मेन इवेंट होते हैं। सबसे पहले हम इनके ब्रॉड कैटेगरी में जा रहे हैं। ब्रॉड कैटेगरी में इसके 3 इवेंट है। फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड वन इज फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। हिंदी में बोल रही हूँ। प्री फर्टिलाइजेशन मीन्स निषेचन पूर्व घटनाएं, फर्टिलाइजेशन मीन्स निषेचन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब निषेचन पश्च घटनाएं। ठीक, अब सबसे पहले हम जा रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि निषेचन पूर्व घटनाएं में। तो जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं इनको अगेन हम कैटेगराइज करते हैं, 2 कैटेगरी में जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जो पहली कैटेगरी होती है उसे कहा जाता है गैमीटोजेनेसिस और जो दूसरी कैटेगरी होती है सेकेंड डोज के बाद का इवेंट होता है उसे कहा जाता है गैमीट ट्रांसफर। ठीक है, गैमीटोजेनेसिस अभी हमने थोड़ी देर पहले जब हमने डेफिनेशन दी थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उस समय भी हमने बात करी थी कि गैमीट बन रहे हैं। तो जो ये गैमीट बनने की प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस, मीन्स द प्रोसेस बाय विच गैमीट आर फॉर्म। गैमीट्स आर मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। जो भी गैमीट्स हैं इनके फॉर्म होने की जो प्रोसेस है वही कहलाती है गैमीटोजेनेसिस, राइट। अब गैमीटोजेनेसिस की स्पेशलिटी क्या है? गैमीटोजेनेसिस की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि इससे जो गैमीट बनते हैं ये 2 टाइप के बनते हैं, राइट। पहला हो सकता है आइसोगैमीट या होमोगैमीट और दूसरा हो सकता है हेट्रोगैमीट। आइसोगैमीट या होमोगैमीट को हम कहते हैं समयुग्मकी और जो हेट्रोगैमीट होता है उसको हम कहते हैं विषम युग्मकी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, ये 2 गैमीट बन रहे हैं। अगर आप में से 20% लोगों को भी, इससे ज्यादा तो मैं ही एक्साइट नहीं हो रही हूँ, 20% लोगों को भी 11th में पढ़ा हुआ मियोसिस याद हो, तो उसमें हमने जब सेल डिवीजन हो रहा था लास्ट में जो सेल बन रहे थे जिनको हमने कहा भी था कि ये केवल 4 टाइप के हो सकते हैं, ओवा हो सकता है, ओव्यूल हो सकता है, तीसरा या तो स्पर्म हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, वो पॉलन हो सकता है, राइट। तो ये इन चारों में से ही ये जो हम आइसोगैमीट की बात कर रहे हैं ये कैसे बनते हैं? आइसोगैमीट और जो हेट्रोगैमीट होते हैं, आइसोगैमीट या होमोगैमीट और दूसरा हो गया हेट्रोगैमीट। सिंपल सी बात है, ये सेल डिवीजन हुआ, ठीक है, ये सेल से जब ये दोनों एक से बने हैं, देखिए एक सेल जब डिवाइड हो रही है तो बिल्कुल सेम अपने जैसी तो बनाती है, अंदर भले क्रोमोसोम नंबर उसका सेम या फिर डिप्लॉइड या हैप्लॉइड हो सकता है बट सेल का स्ट्रक्चर तो सेम रहता है बाहर का। ठीक है, तो जब अब क्या है, ये तो है एक और से मिलने वाली सेल, यानी कि मतलब ये मिल रही है फीमेल से मिलने वाली सेल। ठीक है, अब ऐसे ही जो मेल से मिल रहा है, मेल से मिलने वाली सेल जो है वो किस टाइप की है, इस पे ये डिसाइड करते हैं कि वो आइसो या होमोगैमीट है या हेट्रोगैमीट है। आइसो या होमोगैमीट का मीनिंग क्या हुआ? ये देखिए, मैं एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ आपके लिए,
दिस वन, ठीक है। स्ट्रक्चर को देखिए, अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं, आपके इन दोनों में पहचान सकते हैं कौन सा मेल गैमीट होगा और कौन सा फीमेल गैमीट होगा? कोई नहीं पहचान सकता, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, ठीक है। तो जब फीमेल गैमीट और मेल गैमीट दोनों बिल्कुल सेम हो, आइडेंटिकल लगे एक दूसरे से, हम जिसे देख के हम नहीं बता सके कि इनमें से कौन सा फीमेल गैमीट है और कौन सा मेल गैमीट है, इसको हम कहते हैं आइसोगैमीट, राइट। आइसोगैमीट क्या हो गया? जहां पर दोनों के दोनों, अब देखो होमो वर्ड से तो आप लोग बहुत इजीली इसे समझ भी सकते हो, होमो मतलब वही बात ही वही होती है कि सेम जहां पर होगा, ठीक है। तो आइसोगैमीट या होमोगैमीट क्या हो गए? जहां पर दोनों गैमीट, एक मेल से आने वाला दूसरा फीमेल से आने वाला, दोनों गैमीट से बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम लग रहे हैं, तब उसको हम क्या कहेंगे? आइसोगैमीट या होमोगैमीट। इसका एग्जाम्पल होता है क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा, ठीक है। ये क्या है? ये एक एल्गी होती है जिससे मिलने वाले दो टाइप के जो गैमीट होते हैं, ये दोनों बिल्कुल क्या होते हैं? आइडेंटिकल। इनमें से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन मेल है कौन फीमेल। अब सेकंड इसकी कैटेगरी आती है हेट्रोगैमीट, दैट इज विषम युग्मकी। तो ये विषम युग्मकी क्या हो गया? देखिए, ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर दिस वन, ओवा का स्ट्रक्चर दिस वन। आप इन दोनों को देखिए, ये दोनों क्या है? ये बिल्कुल आपको क्या लग रहे हैं? ये आपस में बिल्कुल अलग है ना। स्पर्म का स्ट्रक्चर अलग है, ओवा का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। इवन स्पर्म का स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, इससे छोटा होता है और ओवा का बड़ा होता है। तो लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का बिल्कुल अलग है। ये राउंड शेप में है, ये आपको क्या दिख रहा है? एक ड्रॉप लाइक शेप में नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया स्पर्म और ये हो गया ओवा, ठीक है। यानी कि ये फीमेल ये मेल। अब ये देखिए, ये दोनों का स्ट्रक्चर क्या है? बिल्कुल अलग अलग है एक दूसरे से। तो इस टाइप का जब कोई कंडीशन होती है जहां पर की गैमीट एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? हेट्रोगैमीट या फिर विषम युग्मकी कहते हैं, राइट। यानी कि जहां पर दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है वो क्या कहलाएंगे? विषम युग्मकी। सो पॉइंट ये है कि अभी हमने कहा गैमीट बन रहा है, ओके बन रहा है, बट गैमीट जो बन रहे हैं वो किस तरह से बन रहे हैं? जो भी उनका पेरेंट प्लांट है या पेरेंट जिस भी ऑर्गेनिज्म से वो अलग हो रहे हैं, उनके बेस पे हम इनको कुछ इनके बीच में हम डिफरेंस करते हैं, ठीक है। तो पहला ऐसा ही एक कैटेगरी आती है जिसे हम कहते हैं होमोथैलिक या मोनोशियस, ठीक है। होमोथैलिक या मोनोशियस का मतलब हो गया ये एक ऐसा प्लांट है या ये ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या हो रहा है? जिसमें कि दोनों अपोजिट सेक्स जो है एक ही बॉडी के अंदर है, ठीक है। फीमेल और मेल जो पार्ट्स हैं वो एक ही बॉडी के अंदर होंगे जब, तब हम उन्हें क्या कहते हैं? होमोथैलिक या मोनोशियस, ठीक है। दूसरा होता है आपका हेट्रोथैलिक या डायोशियस। हेट्रोथैलिक या डायोशियस हो गए जिसमें क्या है कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं, एक ही बॉडी के अंदर नहीं है तो अलग अलग बॉडी के अंदर है, एक ही प्लांट में नहीं है तो अलग अलग प्लांट में है, राइट। अब मैं इसको एग्जांपल देके समझाती हूँ आपको कैसे हम किसी को मोनोशियस कह रहे हैं या किसी को डायोशियस कह रहे हैं। ओके, हिंदी में इनको बोलते हैं होमोथैलिक या मोनोशियस। जिसे मैंने कहा उसे उभय लिंगाश्रयी या समथैलेसी कहते हैं, ठीक है। होमोथैलिक या मोनोशियस को क्या कहा है? उभय लिंगाश्रयी या समथैलेसी। और जो दूसरा है आपका हेट्रोथैलिक या डायोशियस, उसे कह रहे हैं एक लिंगाश्रयी या समथैलेसी, ठीक, विषमथैलेसी। एक लिंगाश्रयी विषमथैलेसी हो गया आपका हेट्रोथैलिक या डायोशियस, राइट। सो अब मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ। इसका एग्जाम्पल देखने एक्चुअली एनिमल में चलिए मैं मान सकती हूँ कि मैं आपको दूंगी। प्लांट्स में इसके एग्जाम्पल आपने बहुत इजीली देख रखे होंगे, ये मेरा मानना है, राइट। अब अगर मैं बात कर रही हूँ होमोथैलिक या मोनोशियस, जिसे मैंने क्या कहा, जिसमें कि दोनों मेल एंड फीमेल जो ऑर्गन है वो एक साथ हैं, राइट। यानी कि दोनों जो उसके जेंडर है वो एक ही में मिल रहे हैं। तो इसका अगर मैं आपको प्लांट में कहूं तो आपने और कुछ नहीं देखा होगा। आजकल आपके आसपास में जितने भी कुकुरबिटेसी फैमिली के वो होती हैं, बेलें, श्रब्स वगैरह होती हैं, ये आपने देखी होंगी। लाइक कद्दू, लौकी, तुरई, ये सबको दिख रही होगी। इसमें आप कभी भी नोटिस करना, अगर आपने अपने पेरेंट्स से कभी सुना हो या वैसे ही, तो पहले एक सिंगल फ्लावर आता है, बेल जो है वो बढ़ रही होती है, केवल एक सिंगल फ्लावर आता है और उसके कुछ टाइम बाद जाके उसमें फिर एक साथ फ्लावर लगने स्टार्ट होते हैं एंड देन उसमें फ्रूट्स वगैरह आते हैं, ठीक है। कोई दो अलग अलग बेल नहीं होती, एक सिंगल बेल है। उसी में क्या होता है, उसी में जो फर्स्ट फ्लावर आया था वो क्या होता है, उसका मेल फ्लावर होता है, और जो सेकंड बाद में जो उसके आते हैं जितने भी, वो क्या होते हैं, उसके फीमेल फ्लावर होते हैं, राइट। तो
जो मेल फ्लावर जो आता है उसे हम कहते हैं स्टेमिनेट, ठीक है, स्टेमिन के हिसाब से स्टेमिनेट कहते हैं। स्टेमिन और पिस्टल आप लोगों ने 10th में पढ़ रखा है, जब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को डिफरेंशिएट करना था तो मेल को स्टेमिन और फीमेल को पिस्टल 10th में पढ़ रखा है आप लोगों ने, याद नहीं हो तो अलग बात है। तो फिलहाल जो मेल फ्लावर आता है उसे स्टेमिनेट कहते हैं और जो फीमेल पार्ट आता है, फीमेल फ्लावर आता है उसे पिस्टिलेट कहते हैं, राइट। तो अब जो जैसे मैंने बता दिया ये आपका एग्जाम्पल हो गया आपका किसका, बाइसेक्सुअल प्लांट का, यानी कि ऐसा प्लांट जिसमें क्या हो रहा है, दोनों के दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही प्लांट में है, यानी कि वो क्या है, होमोथैलिक या उभय लिंगाश्रयी है। उभय लिंगाश्रयी का एग्जाम्पल क्या हो गया, कुकुरबिटेसी फैमिली, ये हिंदी में भी कुकुरबिटेसी कहा जाता है इसे, और इसका एग्जाम्पल मैंने दे दिया, कद्दू, लौकी, तुरई, आपने जितने लिखने हैं सारे लिख सकते हैं। सेकेंड आता है आपका हेट्रोथैलिक या डायोशियस, ठीक है, यानी कि जो ये कौन से होंगे, हेट्रोथैलिक या डायोशियस कौन से होंगे, जो कि क्या है, जिनमें एक प्लांट में केवल एक कोई सेक्स का वो मिल रहा है, उसके पूरे ऑर्गन मिलेंगे, ठीक है, यूनिसेक्सुअल वो कहलाएगा। सो इसका जब हम एग्जाम्पल दें तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इसका पहला एग्जाम्पल आपका जो होता है सबसे इजीली जो विजिबल है वो है आपका यहाँ के इन्वायरमेंट में, इस इन्वायरमेंट में मिलने वाला, यहाँ मिलता है पपीता। पपीते का आपने देखा होगा, कई बार ऐसा होता है आपके पेरेंट किसी एक पेड़ में जिसमें फूल फ्लावर टाइप के आए हुए होते हैं उसे काट देते हैं, ये कह के कि इस पेड़ में फल नहीं लगेंगे, जी उसमें फल नहीं लगेंगे, लेकिन उस पेड़ के बगैर किसी दूसरे पेड़ में फल नहीं लग सकते, तो मीन्स उस पेड़ की भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो वो क्या होता है, जिस पेड़ को काट दिया जाता है वो होता है मेल, जो प्लांट होता है वो मेल उसका फ्लावर को लेके चल रहा होता है, यानी कि स्टेमिनेट को लेके चल रहा होता है, राइट। और जो जिसमें पपीते लगते हैं, पपाया लगते हैं जिसमें, वो होता है आपका कौन सा, फीमेल प्लांट होता है जिसमें कि वो पपाया लगते हैं, राइट। इसी का दूसरा एग्जाम्पल जो आता है वो किसका आ रहा होता है आपका, इसके अलावा जो देखा जाए तो आपने सुना होगा, इसके अलावा चीकू का प्लांट होता है जिसमें कहा जाता है कि मेल एंड फीमेल पार्ट जो है वो अलग अलग आते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका होमोथैलिक एंड हेट्रोथैलिक के बारे में। अब अगर मैं बात करूं कि जैसे अब मैं ह्यूमन में आ जाती हूँ, बाकी को छोड़ दीजिए, ह्यूमन और एनिमल्स में आ जाते हैं हम, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या होते हैं, होमोथैलिक होते हैं, और कौन से ऐसे हैं जो हेट्रोथैलिक होते हैं, यानी कि कौन से ऐसे हैं जो समथैलेसी यानी कि बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, या बाइसेक्सुअल इज द्विलिंगी, और ये एक लिंगी, ठीक है, हिंदी वालों के लिए स्पेशली। सो इसमें क्या कह रहे हैं कि बाइसेक्सुअल कौन से ऐसे एनिमल होते हैं, राइट। सो अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो इसका सबसे जो बड़ा एग्जाम्पल होता है वो खुद में कौन सा है, उसका एग्जाम्पल माना जाता है सबसे जो उसमें होता है अर्थवॉर्म। अगर आपने केंचुआ कहीं देखा हो, जो अर्थवॉर्म होते हैं, इसमें क्या होता है, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, ठीक है, उसी में मेल पार्ट होगा, उसी में फीमेल पार्ट होगा, दोनों से गैमीट अंदर गैमीटोजेनेसिस अलग अलग पार्ट में, मेल पार्ट में भी गैमीटोजेनेसिस होगी, फीमेल पार्ट में भी होगी, देन जो फर्टिलाइजेशन होगा एंड उससे क्या हो जाएगा, नया जो उनकी प्रोजेनी है वो बन जाएगी, राइट। तो सबसे इजी आपके लिए यही देखना है। दूसरा आप टेपवॉर्म कहते हैं, जो फीताकृमि हिंदी में बोला जाता है इसे, तो टेपवॉर्म यानी कि फीताकृमि जो कि एक पैरासाइट है, इस पैरासाइट की भी यही स्पेशलिटी है कि इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही में होते हैं, राइट। तो इसी के कारण क्या होता है कि इसमें इतनी तेजी से ये अपनी जो प्रोजेनी है उनको बनाते रहते हैं। पैरासाइट है वो जब तक अपनी बहुत ज्यादा प्रोजेनी नहीं बनाएगा वो अपने को सर्वाइव नहीं करा सकता इस एनवायरमेंट में, इसीलिए उसमें क्या होते हैं, वो बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा लीच जो होती है, लीच वो भी क्या होती है आपकी, लीच यानी कि जौंक जो होती है वो भी आपकी क्या होती है, वो भी आप ये बाइसेक्सुअल होती है, राइट। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो ये गैमेटोजेनेसिस होती है इसकी प्रोसेस में मेन क्या है, इसकी प्रोसेस में मेन होता है इसका सेल डिवीजन, ठीक है। अब क्या है, हर जो एनिमल है या हर प्लांट है, जरूरी नहीं है कि वो हर कोई डिप्लॉयड ही हो। डिप्लॉयड और हैप्लॉयड जो है, ये आपको टर्म मैंने लास्ट 11th में भी पढ़ा रखे हैं। डिप्लॉयड या द्विगुणित मतलब कि जिसमें क्या होता है, नंबर जो होता है 2n वाले फॉर्म में नंबर होगा जिसका, ठीक है। जैसे अगर मैं ह्यूमन की बात कर रही हूँ, ठीक है, ह्यूमन में कितना होता है, हम कहते हैं 23 पेयर। 23 पेयर का मतलब क्या है, टोटल 46, ठीक है। अगर मैं 23 पेयर में कह रही हूँ उसका मतलब क्या है, ये 2n नंबर है, ठीक।
क्योंकि ये डिवाइड हो जा रहा है और इसका जो नेक्स्ट प्रोजेनी में भी जाता है, जब मियोसिस की प्रोसेस के बाद जाता है तो एन नंबर जाता है, यानी कि वो हेप्लॉइड जा रहा होता है। ठीक है, मोस्टली मैंने कहा कि जो जितने भी आपके हायर क्लास के जो एनिमल्स होते हैं, इवन जो हायर क्लास के प्लांट होते हैं, उन सभी में क्या होता है, 2n फॉर्म, यानी कि वो खुद में वो डिप्लॉयड होते हैं। और जितने भी जो एनिमल हैं या प्लांट हैं जो कि खुद में उनकी जो बॉडी होती है वो डिप्लॉयड होगी, यानी कि द्विगुणित होगी, तो उनकी जो मियोसिस की प्रोसेस होगी उसमें, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होगा, और जो उसमें गैमीट बनेंगे यानी युग्मक जो बनेंगे वो n बनेंगे। n मतलब जो भी उनके पेरेंट का नंबर है वो डिवाइडेड बाय 2, ये n नंबर बनेगा उसमें। ठीक है, ये रहेगा आपका जितने भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। अब लेकिन कुछ क्या होते हैं, हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जैसे कि उसमें क्या होता है, कौन कौन आ सकते हैं, जो एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, इन सब में क्या होते हैं, ये सारे होते हैं हेप्लॉइड। अगर आपको याद हो, मैंने 11th में आप लोगों को पढ़ाया था, इसमें एक साइकिल में पढ़ाई थी पूरी की, वो जिसमें दोनों फेज पाई जाती हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आते हैं, तो हमने कहा कि एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइटा, इन सभी में क्या मिल रही है आपको, इन सब में क्या होती है, ये इनका खुद की बॉडी भी एन यानी कि हेप्लॉइड नंबर की होती है। ठीक है, हेप्लॉइड होती है इनकी खुद की बॉडी। अब जब इनकी खुद की बॉडी ही हेप्लॉइड है तो एनी हाउ ये मियोसिस के थ्रू तो डिवीजन नहीं कर सकते, राइट। तो इसीलिए इन जो हेप्लॉइड बॉडी के ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें हमेशा किससे डिवीजन होगा, जब इनको गैमेटोजेनेसिस होगी तो गैमेटोजेनेसिस में इनके लिए जो डिवीजन होगा वो किससे होगा, माइटोसिस से होगा। क्यों, क्योंकि माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। इसमें क्या होगा, जितना नंबर अब वो खुद हेप्लॉइड है तो उनकी प्रोजेनी को भी तो उससे हेप्लॉइड का आधा तो जाएगी नहीं, राइट। तो उनका क्या होगा, वो खुद हेप्लॉइड है और उनकी जो प्रोजेनी है वो भी क्या रहेगी, हेप्लॉइड रहेगी, इसलिए वो माइटोसिस के थ्रू वो डिवीजन करेगी, यानी कि समसूत्री विभाजन के थ्रू वो डिवीजन करेगी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जितने भी, मैंने पहले भी बता दिया आपको, जितने भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जो भी द्विगुणित अवस्था में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सब में क्या होता है, मियोसिस के थ्रू होता है। मतलब हम ह्यूमन से लेके हायर प्लांट से लेके इन सभी को हम इंक्लूड करते हैं किसमें, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है उसमें, राइट। अब इसके बाद सेकंड जो यहाँ पर टर्म हमने कहा था, पहला था हमारा कि गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, सेकंड था हमारा गैमीट ट्रांसफर हो रहा है। सो जो ये गैमीट ट्रांसफर है, अब ये क्या है, गैमीट ट्रांसफर का मीनिंग होता है, गैमीट जो थे वो जो भी इनकी होस्ट बॉडी थी उसमें डेवलप हो गए, राइट। अगर मैं बात कर रही हूँ किसी यूनिसेक्सुअल एनिमल की, राइट, किसी और को नहीं लेते, हम लेते हैं फ्रॉग को, क्योंकि इसका आप लोगों ने बहुत इजीली आपने इसका एग्जांपल देख भी रखा होगा, रेनी सीजन आते ही सबने देखा होता है, राइट। तो फ्रॉग में क्या होता है, जो गैमीट है, मेल जो फ्रॉग होगा उसमें भी गैमीट बनेंगे, ठीक है, उसमें जो स्पर्म वाला मतलब जो मेल गैमीट बनना है वो बनेगा, एंड जो उसमें जो फीमेल फ्रॉग होगी उसमें क्या बनेगा, उसमें भी अपना जो गैमीट बनना है, फीमेल जो ओव्यूल बनना है वो बन जाएगा उसमें भी। ठीक है, अब बात आ रही है कि गैमीट ट्रांसफर कैसे होगा। गैमीट ट्रांसफर मतलब इन दोनों की बॉडीज से निकलकर उनको फ्यूज होना है ना, अब तो उनको फ्यूज होना है। तो मोस्टली क्या होता है कि जो भी फीमेल गैमीट होता है वो नॉन मोटाइल होता है, और मेल गैमीट जो होता है वो मोटाइल होता है, यानी कि जो फीमेल गैमीट है वो कोई गति नहीं करता, उनमें कोई भी ऐसा संरचना, उनमें कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बने रहता कि वो गति कर सके, मूवमेंट कर सके। क्या होते हैं मूवमेंट के लिए, फ्लैजिला होते हैं, सीलिया होते हैं। तो सीलिया, फ्लैजिला वगैरह, जैसे आप और क्यों छोड़िए, ह्यूमन स्पर्म के स्ट्रक्चर में भी आप देखेंगे उसमें आपको एक फ्लैजिला का वो दिखेगा, ये जो ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसा बना होता है, ये फ्लैजिला है, दिस वन, ये फ्लैजिला है। तो इसी के कारण ह्यूमन स्पर्म भी मूवमेंट कर पाता है। अब हम बात कर रहे हैं, उससे पहले आते हैं जो मैंने कहा कि फीमेल गैमेट मोस्टली क्या होता है, वो नॉन मोटाइल होता है, और मेल गैमेट जो होता है वो मोटाइल होता है। बट हमने केस ही सबसे पहले फ्रॉग का लिया क्योंकि हम लोअर टू हायर की ओर को जा रहे हैं, राइट। तो जितने भी आपके लोअर एनिमल्स होते हैं, इनमें जो आगे का प्रोसेस होता है, मींस जब हम कह रहे हैं कि गैमीट ट्रांसफर होना है, तो गैमीट ट्रांसफर की प्रोसेस जहां से शुरू होती है, ये सारी की सारी इनमें क्या है, किसी एक बॉडी के अंदर ना होके ये किसी मीडियम में हो रही होती है, राइट। मीडियम को हम जो मोस्टली मीडियम इसमें जो रहता है वो मीडियम रहता ही क्या है, वाटर है, पानी में होता है, ठीक है। इसीलिए अगर आपने रेनी सीजन में कभी नोटिस किया हो तो अगर कहीं पर पानी भरा हुआ दिखता है, छोटे छोटे टेडपोल जो होते हैं वो आपको नजर आते हैं। मोस्टली बचपन में शायद उनको हर कोई मछली समझता था,
हम भी समझते थे, हो सकता है आप लोग भी ना भी समझाओ। लेकिन वो मछली नहीं होते, वो क्या है, टेडपोल है, यानी कि जो मेढक के छोटे छोटे बच्चे उन्हें टेडपोल कहा जाता है। ठीक, तो इनके केस में क्या हो रहा है, गैमीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है, इसमें क्या है कि मीडियम कौन बना, वाटर बना, और उस मीडियम में ही मेल गैमीट भी आए, फीमेल गैमीट भी आए, और वहीं वो फ्यूज होंगे। मतलब फर्टिलाइजेशन अभी हम आगे को पढ़ाएंगे, बट फ्यूज वो वहीं होंगे। ठीक है, अब क्या है, इसमें कुछ चीजें आती हैं जो इससे रिलेटेड वो रहता है। अब इसमें क्या है, देखिए फीमेल गैमीट और मेल गैमीट का मैंने बता दिया कि मोस्टली जो है फीमेल जो है वो नॉन मोटाइल एंड मेल जो है वो मोटाइल होता है, बट जो लोअर क्लास होंगी उनमें क्या होंगे, दोनों मोटाइल रहेंगे, क्योंकि दोनों को आना तो वाटर में किसी एक जगह पे पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या होता है, इस टाइप का जब हम जब ये हो रहा होता है, ये इवेंट जो होता है गैमीट ट्रांसफर का, ऐसा इवेंट जहां पर कि किसी मीडियम की जरूरत होती है, वहां पर उस जो क्लास होती है इसमें एक स्पेशलिटी ये होती है, इनमें एक बहुत ही लार्ज नंबर में जो मेल गैमीट होता है उसका एंड जो फीमेल गैमीट होता है उसका प्रोडक्शन हो रहा होता है, बहुत ही लार्ज नंबर में। अब वो बहुत लार्ज नंबर पे क्यों हो रहा होता है, उसके होने का रीजन ये है कि जब न वो फीमेल बॉडी के अंदर है, मीन्स कि वो एक किसी सेफ प्लेस पे नहीं है। ठीक है, वो एक बिल्कुल ओपन स्पेस पे है, वाटर है, जहां पर उसे सारे जितने भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं वो फीमेल गैमीट एंड मेल गैमीट को खुद ही झेलने पड़ेंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि जो भी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें कि ओपन में किसी मीडियम में इनका गैमीट ट्रांसफर होता है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, उन सभी में क्या रहता है कि जो भी मेल एंड फीमेल गैमीट है वो बहुत ही लार्ज नंबर पे प्रोड्यूस होते हैं, मीन्स मिलियंस एक साथ में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तब जाके उनमें से कोई एक फ्यूज कर रहा है, तब जाके ये अपनी प्रोजेनी को बचा पा रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं, इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस इतने हैं कि फ्यूजन से पहले ही कितने तो वैसे ही डेड हो जाते हैं, राइट। तो इसीलिए बहुत लार्ज नंबर पे ये प्रोड्यूस होते हैं, राइट। अब इसके बाद में जैसे हमने बात कर ली मतलब जितने भी एनिमल्स हैं उनसे रिलेटेड, राइट। अब हम बात करते हैं प्लांट में, तो ये सेम ही चीज प्लांट में कैसी होती होगी। देखिए, प्लांट में भी सिंपल सी बात है, इसमें प्लांट के लिए तो 100% टाइम एक ही चीज होती है कि इसमें प्लांट में कभी भी जो फीमेल गैमीट है वो मोटाइल नहीं होता, यानी कि वो गति नहीं करता। जो मादा युग्मक है वो गति नहीं करता, केवल नर युग्मक यानी कि मेल जो गैमीट है वो ही मूवमेंट करता है, गति करता है। और इस केस में, प्लांट के केस में, एक पेड़ के केस में क्या होता है, हमेशा जो मीडियम रहता है 80% टाइम आप लगा लीजिए वो रहता है एयर, और 20% टाइम फिर वाटर। वो जो ऐसे प्लांट हैं जो कि वाटर वाले एरियाज में होते हैं उनमें वाटर रहेगा। बाकी मैक्सिमम प्लांट्स जो है आपको आपके हिली एरिया में या मतलब उस पर देख रहे हैं, किसी फिक्स सरफेस पे देख रहे हैं, तो वहां पर जो मीडियम रहेगा वो क्या रहता है, एयर। ठीक है, अब एयर के केस में भी यही है। जब आप देखेंगे कि जब एक फीमेल गैमीट से फ्यूज होने के लिए मेल गैमीट को का गैमीट ट्रांसफर हो रहा है, वो भी मिलियंस में जाते हैं। अगर आपने कुछ लोगों ने जो भी हिली एरिया से रिलेटेड हैं उन्होंने कभी नोटिस किया होगा, जो ये पाइन ट्री होता है, चीड़ का पेड़ जो होता है, उसमें मार्च के मंथ में अगर आप उस पेड़ की उसके ऊपर कुछ मारे हैं उसकी पत्तियों के पास में, तो एक ग्रीन कलर का कुछ रंग सा उड़ता हुआ नजर आता है। वो एक्चुअली ग्रीन कलर नहीं है, वो पॉलेंस होते हैं उसके, जो उतने लार्ज नंबर पे, मीन्स एक पूरा एरिया वो ग्रीन करते हुए चलते हैं, तो इतना लार्ज नंबर के वो पॉलेंस एक साथ उड़ के जा रहे होते हैं। तो ये पॉलेंस के कारण अब इनका साइड इफेक्ट भी रहता है कुछ ना कुछ। देखिए, अब उनको तो अपनी प्रोजेनी को बचाए रखना है, इसलिए एनी हाउ वो अपनी बहुत लार्ज नंबर पे पॉलेंस को प्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद एयर के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे होंगे। बट इन सब के कारण जो इनका साइड इफेक्ट है वो साइड इफेक्ट झेलना पड़ता है ह्यूमंस को। कुछ ह्यूमंस में इन जो पॉलेंस के लार्ज नंबर वगैरह होते हैं, इनके कारण क्या हो जाती है, कुछ एलर्जी कॉज हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ भी हिली एरियाज में लोगों को होती है, और अमेरिका में ऑर्चिड एक प्लांट होता है, उसके कारण बहुत ज्यादा यही सेम टाइप की एलर्जी कॉज होती है। ठीक है, क्योंकि बहुत लार्ज नंबर में पॉलेंस जा रहे हैं, वो हम ब्रीथ कर रहे हैं तो ब्रीथ के साथ अंदर भी जा रहे हैं, और क्योंकि वो अंदर जा रहे हैं तो उनको हमारी बॉडी एज अ फॉरेन पार्टिकल लेती है और उनके अपोजिट एक्शन करने लग जाती है, जिसे हम एलर्जी कहते हैं। ठीक है, तो ये एलर्जी कॉज होती है। ये हो गया प्लांट में पॉलिनेशन का। अब जो आता है, जैसे फर्स्ट इवेंट हमारा प्री फर्टिलाइजेशन का कंप्लीट हुआ था, इसके बाद जो सेकंड इवेंट आ रहा है दैट इज फर्टिलाइजेशन, राइट। अब फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट है
इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हो गया जहां पर कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जिनके अभी तक हम एक जगह से दूसरी जगह जाने, कौन वाटर से जा रहा है, कौन एयर से जा रहा है, इस पे बात कर रहे थे। अब हम उसी की बात कर रहे हैं कि उसका उन्होंने फर्टिलाइज होना है, यानी कि उनमें सिनगैमी होनी है। सिनगैमी यानी कि युग्मक संलयन, ठीक है, जहां पर क्या होते हैं, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट ने मिलना है, फ्यूज होना है और उसके बाद एक जाइगोट डेवलप करना है, राइट। तो ये प्रोसेस कहलाती है क्या? युग्मक संलयन। तो अब हमने इसके बारे में आधे से ज्यादा बात गैमेट ट्रांसफर में हमने कर दी। तो युग्मक संलयन यानी कि फर्टिलाइजेशन, अब देखिए फर्टिलाइजेशन दो टाइप का हो सकता है। जो हमने एक इससे ऊपर बात करी थी, जो गैमेट ट्रांसफर के लिए हमने बात करी थी, उसमें हमने ये देख लिया था कि जो लोअर एनिमल्स हैं इनमें और इवन प्लांट्स में कैसे हो रहा है। अब इन सब के बेस पे जो फर्टिलाइजेशन होता है वो दो टाइप का हो सकता है। फर्स्ट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सेकंड वन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को हम कहेंगे बाह्य निषेचन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन को हम कहेंगे आंतरिक निषेचन, राइट। तो बाह्य निषेचन का मतलब हो गया ये ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसमें कि जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, यानी कि जो मादा युग्मक और नर युग्मक मिल रहे हैं वो किसी बाह्य वातावरण में मिलेंगे, यानी कि किसी, जैसे हमने जल को कहा था, पानी को कहा था हमने, वाटर एक मीडियम बन रहा है, तो वो बाहर है ना, किसी बॉडी के अंदर नहीं है, वो बाहर वाटर में हो रहा है। तो उस टाइप का जो फर्टिलाइजेशन होगा उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एंड सेकेंड वन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमेशा फीमेल बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। तो जितने भी हायर एनिमल्स को ले लो आप, अगर आप जानवरों में भी आपने देख रखा होगा, गायों से लेके आप किसी को भी, कुत्ते बिल्ली से लेके एंड इवन ह्यूमन तक में, तो इन सब में क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और इसमें कहाँ होता है फर्टिलाइज, कहाँ होगा? यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ही वो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, राइट। तो अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए मैंने जैसे आपको फ्रॉग का एग्जांपल दे दिया, दूसरा एग्जांपल बोनी फिश का होता है। जितने भी फिशेज जो बोनी फिश जो होती हैं उन सब में भी क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अब अगर मैं बात करूं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस क्या है, क्या मेन चीज है, क्या क्या मेन डिफरेंस हो रहे होंगे। फर्स्ट डिफरेंस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में हमेशा जितने भी मेल एंड फीमेल गैमेट बनेंगे वो बहुत लार्ज नंबर में बनते हैं। मेल गैमेट तो बहुत ही ज्यादा लार्ज में बनेंगे, फीमेल गैमेट भी लार्ज नंबर पे, इनफ लार्ज नंबर में बनते हैं, ठीक है। अब इसके अपोजिट साइड में अगर मैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करूं, वहां पर क्या होगा? वहां पर हमेशा मेल गैमेट तो लार्ज नंबर पे रहेंगे एज कंपेयर टू, अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से कंपेयर कर रहे हैं तब उसके कंपेरिजन में तो बहुत कम बन रहे हैं। बट अगर मैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फीमेल गैमेट से कंपेयर करूं तो फीमेल गैमेट के कंपेयर में यहाँ भी उससे काफी ज्यादा लार्ज नंबर पे मेल गैमेट बन रहे होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के कंपैरिजन में वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब जो दूसरी बात हुई कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में वो ज्यादा बन क्यों रहे हैं? ज्यादा बन इसीलिए रहे हैं क्योंकि उनमें से अधिकतर जो है वो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस को नहीं झेल पाते और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कोई एक बचता है जो कि फर्टिलाइज कर सके एंड आगे को जाके एक प्रोजेनी को बनाए रख सके। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ये जो सर्वाइवल के चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए उसमें जो गैमीट्स होते हैं वो कम बनते हैं एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बाह्य निषेचन में जो होते हैं वो युग्मक ज्यादा बनते हैं, आंतरिक निषेचन में कम बनते हैं। बाह्य निषेचन में उनके आगे को जीवित रहने के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, जबकि आंतरिक निषेचन में क्या होते हैं? उनके जीवित रहने के चांसेस, उनके जीवन जीने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट पार्थिनोजेनेसिस या अनिषेक जनन, ठीक है। इस वर्ड को आपने 11th में भी हमने एक जगह पे यूज किया था, पढ़ा था। आपको यही बताना है इसमें जो क्वेश्चन है कि इसे हमने कहाँ पर पढ़ा था, राइट। तो अभी फिलहाल के लिए अब हम बात कर रहे हैं कि पार्थिनोजेनेसिस क्या है। पार्थिनोजेनेसिस ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर कि विदाउट फ्यूजन, विदाउट फर्टिलाइजेशन एक नए जो हमारी प्रोजेनी है, ऑफस्प्रिंग है, उसका डेवलपमेंट हो जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। जो ये पार्थिनोजेनेसिस होती है ये कुछ एक्सेप्शनली कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें ये देखने को मिलती है, जिसका बेस्ट एग्जांपल रहता है लिजर्ड का, यानी जो छिपकली होती है, इसमें पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू ही डेवलपमेंट हो जाता है, एक नई प्रोजेनी बन जाती है जहां पर कि उनका फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं होता, उसके बगैर बन जाती है। सेकंड,
मैंने आप लोगों को इससे पहले के चैप्टर में जब हम आपको मेंडल्स पढ़ा रहे थे, मेंडल लॉ में मैंने आपको एक हनी बी का एग्जाम्पल दिया था। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हनी बी में क्या हो रहा था, जब फर्टिलाइजेशन से डेवलपमेंट हो रहा था तब जो थी वो एक फीमेल बन रही थी, और विदाउट फर्टिलाइजेशन जब डेवलपमेंट हो जा रहा था तो वो क्या बन जा रहे थे, मेल बन जा रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 2 एग्जाम्पल हो गए किसके, पार्थिनोजेनेसिस के। उसके बाद जो लास्ट इवेंट रहता है हमारा उसे कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, राइट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट या फिर पश्च निषेचन घटनाएं हो गई, ये वो इवेंट्स हैं जहां पर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, अब इसके बाद क्या, नेक्स्ट क्या है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट डेवलप हुआ है अभी तक केवल, तो जाइगोट यानी कि युग्मनज डेवलप हो गया है। अब जब एक जाइगोट डेवलप हो गया, एक फीमेल गैमीट और एक मेल गैमीट फ्यूज हुए, जाइगोट डेवलप हो गया। मीन्स ऐसे अगर मैं कहूं ये एक फीमेल गैमेट, ये एक मेल गैमेट, तो मैं दिखा रही हूं ऐसा कुछ, ये हो गया आपका जाइगोट। ठीक है, तो जो कि क्या होगा, डिप्लॉइड नंबर पे आ चुका है। लेकिन अब इसके आगे भी तो डेवलपमेंट होना है जिससे कि कंप्लीट जो भी वो ऑर्गेनिज्म है वो बन सके। सो उसके लिए कुछ इवेंट्स होते हैं। इसमें सबसे पहला जो इवेंट होता है, इनको जो हम डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है सेल डिफरेंशिएशन, दूसरा होता है सेल डिवीजन। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सेल डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका विभेदीकरण और कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या करेगा, यानी कि सेल डिवीजन, हमने माइटोसिस, सबसे पहली बात, अब जो डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा, वो केवल माइटोसिस के थ्रू होगा, मियोसिस के थ्रू नहीं हो सकता। रीजन, मियोसिस केवल जो है, जो आपकी गैमीट फॉर्मेशन के लिए ही होती है, इसके अलावा हमारी थ्रू आउट और लाइफ स्पेन, इसके अलावा हमारे किसी बॉडी पार्ट में कहीं ये नहीं होती, राइट। अब क्योंकि ये एक टू एंड एक डिप्लॉइड वो बन चुका है, ऑर्गेनिज्म बन चुका है, जाइगोट डेवलप हो गया है, तो इसलिए इसके बाद यहाँ जो अब सेल डिवीजन होगा वो केवल माइटोसिस से होगा। और माइटोसिस से सेल डिवीजन होने का सिंपल मीनिंग है कि ये क्या करेगा, सेल के नंबर्स को बढ़ाएगा, जो भी वो सेल है उनके नंबर्स को बढ़ाएगा। तो सेल डिवीजन का काम क्या हो गया, जो जाइगोट है जो अभी तक इतना शेप का आपको दिख रहा है वो इतना शेप का दिख जाएगा, ये वाला काम है, क्योंकि सेल डिवाइड करके इन्होंने क्या करा है, सेल के नंबर्स को बढ़ा दिया। जबकि जो सेल डिफरेंशिएशन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें हम कह सकते हैं स्टेप है, रीजन बिहाइंड, क्योंकि सेल डिफरेंशिएशन के कारण ही उस जो भी हमारा एक जाइगोट डेवलप हुआ है, उस जाइगोट को प्रॉपर उसके जितने भी उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं, जितने भी उसके, वो सारे के सारे इसको यहीं से मिलते हैं जब सेल डिफरेंशिएशन होता है। लाइक अगर ह्यूमन की बात करूं, यही रहा, ऐसे ही सेल डिफरेंशिएशन डिवीजन होके ये बड़ा बड़ा, लेकिन अब इसमें हार्ट डेवलप होना है, इसमें लंग्स डेवलप होने हैं, लिवर डेवलप होना है, ये सारी चीजें जो डेवलप होनी है ये किससे होंगी, सेल डिफरेंशिएशन से होंगी। उसमें क्या होता है, टिश्यूज यानी कि ऊतक और जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे बनने शुरू होते हैं, किससे, सेल डिफरेंशिएशन से। सो ये 2 इवेंट रहते हैं हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, ये हो गया जब हमारा जाइगोट जो है वो, युग्मनज जो है वो अब डेवलप हो रहा है। तो जब ये 2 इवेंट कंप्लीट हो जाते हैं तो इसके बाद जो इवेंट आता है उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, जाइगोट में फर्दर डेवलप हो गया, अब इसे क्या बना दिया, एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण, एक प्रॉपर जो एक ऐसा आप भ्रूण से मतलब अगर मैं एम्ब्रियो का मीनिंग समझाऊं तो एक ऐसी चीज समझिए कि हमारा सबसे प्राइमरी रूप जिसमें हमारा हर ऑर्गन डेवलप पूरा हो चुका है लेकिन बहुत छोटी साइज में। अब उसमें क्या होगा, केवल माइटोसिस के थ्रू हर ऑर्गन, हर जो हमारा बॉडी पार्ट है वो अपना साइज बढ़ाना शुरू करेगा, राइट। तो जहां पर तक कि जाइगोट से एम्ब्रियो बनने तक की प्रोसेस है वहां पर तक तो ठीक है कि उसने क्या करा, केवल सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन के थ्रू वो प्रोसेस हो गई। उसके बाद जो एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, यानी कि भ्रूण के बनने के बाद उसके, ये क्या चीज है, ये हो गया कि अगर हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, जो मदर में जो भी फीमेल है उसमें क्या होता है, उसका प्लेसेंटा एक अभी इसके आगे के चैप्टर्स में ऑल्दो आपको ये पढ़ाया जाएगा, बट तब तक के लिए तो ये क्या कहता है कि जहां से एक एम्ब्रियो डेवलप हो गया, मान लीजिए ऐसे टाइप में मैं दिखा रही हूँ, तो इसकी चारों ओर प्लेसेंटा होती है जो कि मदर की बॉडी से ही एक बनती है। तो वो क्या करती है, ये प्लेसेंटा ही अब इस एम्ब्रियो को पूरा न्यूट्रिशन देने का काम करने लग जाती है। सारा जो न्यूट्रिशन मिल रहा है इस प्लेसेंटा के थ्रू मिल रहा होता है बच्चे को, एंड वो जो फिर एम्ब्रियो जो है वो पूरा
हर एक ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग अलग अलग उसका टाइम रहता है। अभी हम केवल बात कर रहे हैं एनिमल और ह्यूमन की, प्लांट्स के लिए इसके बाद बताऊंगी। जब हम ह्यूमन या एनिमल की बात कर रहे हैं तो जो भी वो एनिमल है या ह्यूमन है, इसमें इनके टोटल लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग हर किसी का जो एम्ब्रियो होता है उसका अपने मदर के प्लेसेंटा में रहने का जो पीरियड होता है वो अलग अलग होता है, राइट। जैसे ह्यूमन में हम कहते हैं 9 मंथ कंप्लीट करता है वो मदर के प्लेसेंटा में। तो ऐसे ही जितने भी अलग अलग हम एनिमल्स की बात करें उनमें अलग अलग इनकी ड्यूरेशन रहती है। माँ के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लेसेंटा में के अंदर रहने की एक अलग अलग ड्यूरेशन रहती है, राइट। सो उसके बाद क्या होता है, फिर जो चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस होती है वो इसके बाद की होती है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि ये तो हो गया एम्ब्रियोजेनेसिस, जब कहाँ पर हो रहा है, जिसे हम कह रहे हैं ह्यूमन में या एनिमल के अंदर। अब हम बात करते हैं कि प्लांट में भी तो होता है ये। जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे उसमें प्रोजेनी है, एक छोटा बच्चा जो है वो हमारे यहाँ की ह्यूमन की प्रोजेनी है। जहाँ गाय में गए तो गाय का जो काफ है वो उसकी प्रोजेनी है। ऐसे ही प्लांट्स की भी तो कोई प्रोजेनी होती है, उनका भी तो कोई बच्चा होता है। अगर मैं हिंदी वाले टाइप के उसमें कहूँ तो उनका बच्चा कौन है, जो फ्रूट लग रहा है वो उस प्लांट का बच्चा है, राइट। अब कैसे, इसमें क्या रहता है कि जो प्लांट है इस, अब हमने उसमें फीमेल, हमें पता है, हमने ये तो कह दिया था कि फीमेल जो पेसिलेट होता है ये पार्ट जो है प्लांट से जुड़ा रहता है। इसमें प्लांट पार्ट के बारे में आपने 11th में भी आपने वो डायग्राम देखा था, वो ओवरी वाला जो हम डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर ओव्यूल था, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कहते थे, यहाँ पर स्टिग्मा हो गया, ये स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया। सो उसके बाद ये ओव्यूल हो गया। तो अब इसके केस में क्या रहता है, जो प्लांट के उसमें ये जो ओवरी है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये क्या बनता है, फ्रूट बना देता है, ठीक है। इसके साथ में जो ये ओव्यूल है ये क्या बनाता है, सीड बनाता है। यही वो सीड है जो फर्दर आगे जाके एक नए प्लांट को बर्थ दे सकता है, एक नया प्लांट। अब ऑब्वियसली बात है, अगर आप जो राइपन मैंगो है, अगर आप इसका कुछ पोर्शन वो न करें, उसको जमीन में गाड़ दें, तो उससे एक नया फल, नया पेड़ तो निकल आता है ना। तो वही बात है, ये जो सीड है यही वो काम कर रहा होता है। तो सीड हो गया, ये बाहर का जो पोर्शन है ये क्या बना देता है, ये फ्रूट बना देते हैं, राइट। तो अब इसके बाद बात आती है, अगेन हम आते हैं इसी बात पे कि एम्ब्रियो हो गया। इसके बेस पे जो हमने कहा कि एक फिक्स ड्यूरेशन तक वो अपने मदर प्लांट से जुड़ा रहेगा, या मैं कह रही हूँ कि जो मदर है उसके अंदर में रहता है। ह्यूमन में और एनिमल में आ गए हम। तो इस बेस पे कि वो जब उसका बर्थ हो रहा है तो वो किस तरह से हो रहा है, उसके बेस पे इन्हें 2 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी ये क्या होती है, फर्स्ट वन इज ओविपेरस एंड सेकंड वन इज विविपेरस। फर्स्ट वन जिसे मैंने ओविपेरस कहा, ओविपेरस का मीनिंग हुआ अंड प्रजनक, ठीक है, यानी कि जो अंडे के रूप में अपनी प्रजननी को बर्थ दे रही है। सेकंड वन मैंने कहा विविपेरस, जिसे हम कहते हैं सजीव प्रजनक, यानी कि जो एक लाइव किसी एक ऑर्गेनिज्म के रूप में उसे बर्थ दे रही है। इन 2 कैटेगरी में हम अगेन डिवाइड कर रहे हैं जितनी भी स्पीशीज हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बर्ड्स की बात करूं तो ये सारी की सारी क्या होती हैं, ओविपेरस होती हैं। ओविपेरस क्यों है, क्योंकि इन सब में क्या होता है, ये एग ले करती हैं, मतलब ये अंडा देती हैं, राइट। और अगर मैं किसी भी जो हायर एनिमल है उनकी बात करूं या ह्यूमन की बात करूं तो ये सारे क्या होते हैं, विविपेरस, क्योंकि एक फुली डेवलप्ड बेबी बर्थ ले रहा है इन सब में, ठीक है। फिर चाहे वो गाय का हो हम कहें या किसी और जानवर का, कुत्ते बिल्ली से लेके फिर हम ह्यूमन तक में किसी का भी कहें, तो इसमें क्या हो रहा होता है, एक फुली डेवलप्ड जो मेच्योर एक वो है बेबी है वो बर्थ ले रहा होता है। सो जो ये ओविपेरस होते हैं, ओविपेरस के साथ में क्या रहता है कि इनको डेवलपमेंट इनका जो फर्दर होता है वो बाहर मदर के प्लेसेंटा के बाहर होना होता है एक टाइम तक। उस टाइम को कहा जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, यानी कि एक ऐसा पीरियड जिसमें क्या करती है, जो भी उनकी मदर होती है वो उसको एक फिक्स टेम्परेचर लगातार उस एग को देते रहती है। जैसे हिंदी में कहेंगे अंडे सेकना कहते हैं इसे। तो चिड़िया अपने वो अंडों के ऊपर बैठी हुई दिखती है ना, तो वो क्या करती है, फिक्स टेम्परेचर उस अंडे को लगातार दे रही होती है, सो दैट उस इंक्यूबेशन पीरियड को कंप्लीट करेगा तो फिर क्या होगा, हैचिंग होगी, वो अंडे से वो बच्चा बाहर आ जाएगा, तब जाके वो फुली डेवलप होता है। अदरवाइज अगर जिस समय अगर कोई बर्ड है उसने एग ले किया है, हम उसी समय उसे तोड़ दें तो वो बच्चा नहीं सर्वाइव कर पाएगा, वो मर जाएगा। उसे उतना टाइम चाहिए होता है ढंग से डेवलप होने के लिए। तो वो सारे कहलाएंगे ओविपेरस, और दूसरे विविपेरस हो गए जो कि फुली डेवलप होके निकल रहे, राइट। तो जो ओविपेरस होते हैं इनको नेचर ने एक ऐसा
एक ऐसा गिफ्ट दे रखा है सो दैट कि ये इस इन्वायरमेंट के स्ट्रेसेस को झेल सके। और वो गिफ्ट क्या है, वो होता है उनके बाहर से जो एक कैल्केरियस शेल मिलता है, कैल्शियम का कवर टाइप का मिलता है ना, अंडे के बाहर से उससे तोड़ा जाता है। तो वो क्या है, वो कैल्केरियस शेल क्या करता है कि वो बाहर के किसी भी टेम्परेचर का, पानी का, हवा का, किसी चीज का उस अंदर जो उसके अंदर जो एक एम्ब्रियो है उस पर असर नहीं पड़ने देता है, जब तक कि वो अपना इंक्यूबेशन पीरियड पूरा करके खुद उसे हैच करके बाहर ना आ जाए, राइट। तो वो कैल्केरियस शेल मिलता है हमें जितने भी हमारे ओविपेरस एनिमल्स होते हैं उन सब में, ठीक है। तो इसके साथ में हमारा इससे रिलेटेड जितने भी रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे मेरे हिसाब से वो क्लियर हो चुके हैं। इन केस आपको कोई भी टर्म, कोई भी चीज छूटी हुई लगती है या आपको लगता है कि आपको ये समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स पे कर दें या आप हमें मुझे अलग से इन्फॉर्म कर दें सो दैट कि मैं आपको उसका आंसर कर सकूं, ठीक है। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कंटिन्यू रीडिंग। थैंक यू।